सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आपने बीसी की यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 तो देख ही लिए होंगे। एंड ये आपका लास्ट यूनिट होने वाला है। एंड मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा दी हैं एंड नोट्स हमारे सारे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए गए हैं, सो प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। एंड ये लास्ट यूनिट होने वाला है। एंड आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड कल नहीं परसों आपका पेपर है। सो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं हमारी साइड से। एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा जो कि आपके कंप्लीट डायग्राम के बारे में होने वाला है, तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। एंड टॉप 5 मेरे को आज अपलोड करने चाहिए या कल अपलोड करने चाहिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका बीसीई का होने वाला है। एंड हमने यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 4 अपलोड कर दिए। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका बीसीई बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पीडी 205 का यूनिट नंबर 5 होने वाला है, जो कि आपका किस चीज़ का है। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो इस वीडियो पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों पढ़ाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे आपका जितना भी सिलेबस है उस हिसाब से हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। एंड ये अगर आपको नोट चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है एंड आप इजीली इसको ले पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है क्या। तो डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस जो होता है ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है। किस चीज़ का? डेटा का। क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है। ठीक, डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डेटा का। ठीक है, तो डीबीएमएस जो है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को क्या करता है? क्रिएट करता है और मैनेज करता है और क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ अगर मैं, तो देखो जो डीबीएमएस है हमारा, डीबीएमएस एक सिस्टम है जो डेटा को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है और मैनेज करने में हेल्प करता है। तो देखो ये तुम्हारा डीबीएमएस है। ठीक है, ये तुम्हारा डेटा एंड ये एपीआईज़ के थ्रू ऐप में जाता है, डेटा यूज़र के पास जाता है एंड कहाँ पे जाता है? ऐप पे जाता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डीबीएमएस जो होता है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ताकि डेटा को क्या किया जा सके? इफ़िशिएंटली एक्सेस किया जा सके और स्टोर किया जा सके। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर होता है। किस में होता है? डेटाबेस क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे आपका कॉलेज का डेटाबेस, जैसे आपका कॉलेज का डेटाबेस है। ठीक है, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, मार्क्स एंड एटसेट्रा चीज़ें स्टोर की जाती हैं। ठीक है, अब डीबीएमएस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो भैया भैया देखो, डीबीएमएस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे पास लार्ज डेटा को मैनेज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। डेटा की रिडंडेंसी कम करने के लिए ज़रूरत पड़ी, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरत पड़ी, फास्ट डेटा रिट्रीवल्स के लिए ज़रूरत पड़ी और मल्टीपल्स यूज़र को सपोर्ट करने के लिए डीबीएमएस की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये क्या है? डीबीएमएस की नीड्स है। अब फंक्शन क्या है डीबीएमएस के? तो पहला फंक्शन है डेटा को स्टोर करना, डेटा का रिट्रीव करना, डेटा अपडेट करना, डेटा सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी और कनकरेंसी कंट्रोल। तो ये क्या है? फंक्शन है। अब आता है एडवांटेज क्या है डेटाबेस के। तो देखो, डेटा रिडंडेंसी कम होती है, डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है और सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, डेटा शेयरिंग पॉसिबल होता है और इजी मेंटेनेंस होता है। तो ये सब क्या है? ये जो 5 हैं ये तुम्हारे डेटाबेस के इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ना एडवांटेज हो गया तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो देखो, जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है? हाई हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हाई हो सकती है। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है तुम्हारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? माई एसक्यूएल, ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। अब आता है आपका फाइल ओरिएंटेड अप्रोच एंड डेटाबेस अप्रोच। तो देखो, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है, डेटाबेस अप्रोच क्या है। तो देखो, इंट्रोडक्शन। तो देखो, फाइल जो होता है, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में डेटा अलग अलग फाइल्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, हर एप्लीकेशन अपनी सेपरेट फाइल्स को क्या करता है? मेंटेन करता है। यहाँ पर डेटा मैनेज करना, जो अपन डेटा मैनेज करते हैं वो मैनुअली करते हैं और ये लिमिटेड होता है। जैसे सपोज एक फ़ोल्डर बनाया है मैंने फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, सपोज फर्स्ट ईयर हटाओ, फर्स्ट ईयर नहीं, जैसे मैंने बनाया बीसीई। ये यूनिट 4 का नोट्स है
4th और ये यूनिट 5th का नोट है। तो ये ऐसे ये क्या हुआ, फाइल सिस्टम हुआ, ठीक है। फीचर्स क्या हैं, डेटा जो होगा डिफरेंट फाइल्स में स्टोर होता है, ठीक है। हर प्रोग्राम के लिए अपनी फाइल्स यूज़ करता है, तो जो देखो जो भी प्रोग्राम्स होगा वो अपनी अपनी फाइल यूज़ करेगा। यहाँ पर डेटा रिडंडेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी कम होती है, डेटा शेयरिंग करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, डेटा डुप्लीकेशन, डेटा जो होता है इनकंसिस्टेंट होता है, सिक्योरिटीज़ के इशू होते हैं और बैकअप और रिकवरी डिफ़िकल्ट होती है। तो ये कौन सी अप्रोच हुई, ये फाइल सिस्टम अप्रोच हुई। अब हमें देखना है डीबीएमएस की, डेटाबेस की अप्रोच किया। तो डेटाबेस अप्रोच में डेटा जो होता है सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर किया जाता है और डीबीएमएस उसको क्या करता है, मैनेज करता है। यहाँ पर मल्टीपल यूज़र एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो ये टोटली एज़ कम्पेयर टू फाइल सिस्टम अप्रोच अलग होता है, बिकॉज यहाँ पर जो अप्रोच यूज़ की जाती है, डेटाबेस जो अप्रोच है, डेटाबेस अप्रोच में हम क्या करते हैं, डेटा को सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर करते हैं और डीबीएमएस इसको मैनेज करता है। और यहाँ पर मल्टीपल यूज़र एक ही डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अब आता है इसके फीचर्स क्या। तो फीचर्स क्या है, सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोर होता है, डेटा रिडंडेंसी कम होती है, डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और हाई सिक्योरिटी होती है इसकी, और इजी बैकअप और रिकवरी होता है। और यहाँ पर डेटा जो शेयरिंग होती है वो इजी और पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। अब हमें डिफरेंस देखना, तो डिफरेंस क्या है फाइल ओरिएंटेड अप्रोच और डेटाबेस अप्रोच में। तो जो डेटाबेस और फाइल ओरिएंटेड अप्रोच देखो, तो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, यहाँ पर डेटा जो होता है वो सेपरेट फाइल में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबका अपने सिंगल का सेपरेट फाइल्स होता है। यहाँ पर सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसका रिडंडेंसी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका रिडंडेंसी क्या होता है, कम होता है, ठीक। इसका जो रिडंडेंसी होता है वो कम होता है। यहाँ पे सिक्योरिटी कम होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर डेटा क्या करता है, डेटा शेयर करना डिफ़िकल्ट होता है, यहाँ पर डेटा शेयर करना ईजी होता है, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम होती है और कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब आता है डेटा मॉडल्स। तो डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, तो इंट्रोडक्शन देखो, डेटा मॉडल्स एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो बताता है कि डेटाबेस में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा और कैसे स्टोर होता है और कैसे रिलेट होगा, ठीक है। तो देखो जो डेटा मॉडल है, डेटा मॉडल क्या होता है, ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो बताता है कि डेटाबेस जो है आपका, डेटाबेस में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा और कैसे स्टोर होगा और कैसे रिलेट होगा, ठीक है। तो ये डेटाबेस का डिज़ाइन का क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। ये डेटाबेस डिज़ाइन का क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। तो देखो डेटा मॉडल क्या होते हैं, ये एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होते हैं जो डेटाबेस में, देखो डेटा मॉडल्स जो हैं ये एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होते हैं। क्या होता है, फ्रेमवर्क हैं जो डेटाबेस में डेटा के स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप और कॉन्स्टेंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, तो डेटा मॉडल कौन कौन से होते हैं, आपका कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल एंड फिजिकल डेटा मॉडल। तो डेटा के टाइप ऑफ डेटा मॉडल तो मेनली 3 टाइप के होते हैं, जैसा कि अपन पढ़ते आ रहे हैं। हायरार्किकल डेटा मॉडल, यहाँ पर जो होता है इस मॉडल में डेटा जो होता है वो ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड होता है। यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं लेकिन एक चाइल्ड के सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्री जैसा है। ट्री कैसे बनता है, ये ABC, ये पेरेंट होगा, ये पेरेंट, और ये इनके एक के 2 बच्चे हैं, B और C, ठीक है। चाइल्ड पेरेंट। तो अब देखो एक के कितने चाइल्ड हैं, 2 चाइल्ड हैं, बट ए का एक ही पेरेंट है और बी का एक ही पेरेंट है और सी का एक ही पेरेंट है, ठीक है। तो अब नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है, तो नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है कि इस मॉडल में ग्राफ स्ट्रक्चर्ड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो इसमें मतलब जो नेटवर्क डेटा मॉडल होता है इसमें क्या होता है, इस मॉडल में हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, एक ग्राफ स्ट्रक्चर्ड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर मल्टीपल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड पॉसिबल हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हैंडल कर सकता है। ये जो मतलब नेटवर्क डेटा मॉडल होता है ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हैंडल करता है। और हायरार्किकल मॉडल का एडवांस वर्जन होता है। क्या होता है, जो हायरार्किकल मॉडल होता है हमारा, इसका एडवांस वर्जन होता है। अब आता है रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है कि इस मॉडल में डेटा जो होता है वो टेबल्स में स्टोर होता है या रिलेशंस में। जैसे रोज़ को टपल कहते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है और टेबल के बीच रिलेशनशिप कीज के थ्रू होती हैं। ये सब पॉपुलर मॉडल्स हैं, ठीक है। अब आता है अदर डेटा मॉडल्स, जैसे ER मॉडल, इट मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ठीक है।
अब आता है एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, तो देखो डेटाबेस डिज़ाइन करना इजी होता है, डेटा रिलेशनशिप क्लियर होते हैं और डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट सिंपल हो जाता है। ठीक ना, अब बात करते हैं हम किसकी, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। तो आर्किटेक्चर क्या है डेटाबेस सिस्टम का, तो देखो डेटाबेस आर्किटेक्चर बताता है कि डेटाबेस सिस्टम को कैसे स्ट्रक्चर, डेटाबेस आर्किटेक्चर बताता है कि डेटाबेस सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और यूज़र उसे कैसे डेटाबेस को एक्सेस करता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर है 3 लेवल आर्किटेक्चर, जिसे ANSI या SPARC के स्पार्क कहा जा स्पार्क आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा जो सबसे जो ये व्यू लेवल व्यू जो ऊपर वाला ये है, ये तुम्हारा क्या होता है, ये एक्सटर्नल लेआउट होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल लेआउट होता है, जिसको हम एक्सटर्नल लेआउट व्यू होता है एंड यूज़र का। ठीक है, फिर इसके जस्ट नीचे जो तुम्हारा है ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है। क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा ये होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा समझ लो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा ये होता है। ठीक है, ये अच्छे से बन जाता तो मज़ा आ जाता। हाँ, ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, और ये जो तुम्हारा फिजिकल स्कीमा होता है, तो ये फिजिकल स्कीमा होता है, नीचे तुम्हारे डेटाबेस होता है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, 3 लेवल आर्किटेक्चर समझ में आया। तो देखो अब इसको थ्योरी के हिसाब से समझो। तो इस आर्किटेक्चर में डेटाबेस को 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। पहला लेवल है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल भी बोला जाता है, जैसे V1 V2 V3 लिखे सबसे ऊपर होता है। ये यूज़र लेवल होता है। क्या होता है, यूज़र लेवल होता है। यूज़र को सिर्फ वहाँ डेटा दिखाई देता है जो उसके लिए ज़रूरी होता है। हर यूज़र का अलग अलग व्यू हो सकता है। तो देखो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, ये तुम लैपटॉप पे काम कर रहे हो, यहाँ पे लैपटॉप पे काम कर रहे हो, यहाँ पे लैपटॉप पे काम कर रहे हो, बट तुम्हें जो डेटा दिखाई दे रहा हो वो क्या पता दूसरे को ना दिखाई दे रहा हो। स्टूडेंट सिर्फ अपना मार्क्स देखेगा, एडमिन सबका डेटा देखेगा। तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है, ये सेकेंड लेयर है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर बताता है, टेबल्स, रिलेशनशिप, कांस्टेंट डिफाइन करता है। ठीक है, डिफाइन यहीं पे होता है। ये लेवल फिजिकल स्टोरेज से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे डेटाबेस का ओवरऑल डिज़ाइन होता है। क्या होता है, यहाँ पे डेटाबेस का ओवरऑल डिज़ाइन होता है। अब इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल सबसे नीचे होता है, तो ये लोवेस्ट लेवल होता है। यहाँ पर डेटा फिजिकली कैसे स्टोर हो रहा है, फाइल्स, मेमोरी, इंडेक्सिंग के फॉर्म में। ठीक है, अब स्टोरेज डिटेल डिफाइन होती हैं। क्या होते हैं, स्टोरेज डिटेल डिफाइन होती है। अब आता है डायग्राम आइडिया। बता दिया, एक्सटर्नल ऊपर होता है, कॉन्सेप्चुअल बीच में होता है, इंटरनल लेवल नीचे होता है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले डेटा सिक्योरिटी क्या होती है, डेटा सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन मिलता है, डेटा इंडिपेंडेंस मिलता है, मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। तो ये एडवांटेज हैं 3 लेवल स्ट्रक्चर के। ठीक है, फिर आता है डेटा डिपेंडेंसी। तो डेटा डिपेंडेंसीज क्या होती है, लॉजिकल डेटा डिपेंडेंस मतलब कॉन्सेप्चुअल लेवल चेंज हो लेकिन एक्सटर्नल लेवल को अफेक्ट ना पड़े। तो लॉजिकल डेटा डिपेंडेंसीज का मतलब वो ये होता है कि अगर हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल चेंज हो रहा हो तो हो अगर हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल चेंज हो रहा हो उसकी वजह से हमारे एक्सटर्नल लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, अगर इंटरनल लेवल चेंज हो रहा हो इसकी वजह से कॉन्सेप्चुअल लेवल पर इफेक्ट ना हो। तो ये हमारे डेटा डिपेंडेंसीज है, लॉजिकल डेटा डिपेंडेंसीज एंड फिजिकल डेटा डिपेंडेंसीज। अब हमें पढ़ना है डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, डेटा डिक्शनरी क्या होता है, DBA क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी की क्या है, एंड डेटा डेफिनेशन क्या है, एंड लैंग्वेज एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है। तो ये तुम्हारे सिलेबस में है, तो ये पढ़ना। देखो डेटा इंडिपेंडेंसीज मैंने अभी तुमको समझाया कि डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है डेटा के एक लेवल में चेंज करने पर दूसरे देखो डेटा इंडिपेंडेंसीज का मतलब ये है कि अगर तुम एक लेवल पे चेंज कर रहे हो, डेटाबेस के किसी एक लेवल में चेंज किया, कॉन्सेप्चुअल हो, लॉजिकल हो या फिजिकल हो, तुम उस पर किन्हीं 3 में से किसी एक को चेंज करते हो तो दूसरे लेवल्स पर इफेक्ट नहीं पड़े। ये क्या कहलाता है, डेटा इंडिपेंडेंसीज कहलाता है। ये 3 लेवल आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट फीचर है। तो लॉजिकल डेटा डिपेंडेंस मतलब अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंज हो रहा हो तो एक्सटर्नल लेवल पर इफेक्ट ना पड़े, और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इट मीन्स इंटरनल लेवल में चेंज हो रहा हो तो कॉन्सेप्चुअल पर इफेक्ट ना पड़े। ये है। ठीक है, शॉर्ट डेफिनेशन, डेटा इंडिपेंडेंस एक प्रॉपर्टी है जिसमें डेटाबेस स्ट्रक्चर में चेंज करने पर एप्लीकेशन प्रोग्राम पर मिनिमल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब आता है डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी क्या है, डेटा डिक्शनरी एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। क्या होता है, सेंट्रल रिपोजिटरी होता है जिसमें डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर होती है। इसमें टेबल्स, कॉलम, डेटा टाइप और कांस्टेंट यूज़र की डिटेल्स सब होती हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है डेटा डिक्शनरी का, एक डेटा डिक्शनरी इज अ मेटा डेटा कलेक्शन ऑफ डेटाबेस जो स्ट्रक्चर और डेफिनेशन को स्टोर करता है। तो डेटा डिक्शनरी क्या है, एक मेटा डेटा का कलेक्शन होता है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर और डेफिनेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है,
अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इम्पॉर्टेंस ये है कि डेटाबेस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन देता है, डीबी और डेवलपर के लिए यूज़फुल होता है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। ठीक है, नाउ डीबी, तो डीबी का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डीबीए जो होता है, डीबीए वो पर्सन होता है जो डेटाबेस को क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और कंट्रोल करता है, तो वो होता है डीबीए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डेटाबेस क्रिएट करना और मेंटेन करना। ठीक है, सिक्योरिटी मैनेज करना, बैकअप और रिकवरी करना और यूज़र एक्सेस कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस को क्या करना, मॉनिटरिंग करना। तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो जो डीबी होता है, डीबी वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो डेटाबेस सिस्टम की सिक्योरिटी मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, ना अब हम बात करेंगे प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है टेबल पर। देखो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो टेबल के हर रिकॉर्ड को क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, यूनिक होता है, नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, सिर्फ टेबल पर क्या करता है, एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। प्राइमरी की जैसे आपका रोल नंबर या आधार कार्ड। ठीक है, ये आपके प्राइमरी की है। शॉर्ट की मैं बोलूँ तो शॉर्ट डेफिनेशन में प्राइमरी की एक फील्ड होता है जो टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता। ठीक है, अब डीडीएल क्या है, तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। यहाँ पर डीडीएल डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसकी कमांड है क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। इसकी डेफिनेशन देखो, डीडीएल एक कमांड होता है डेटाबेस का जो टेबल को क्या करता है, क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है, डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, डीएमएल डेटाबेस के देखो जो डीएमएल है, डीएमएल क्या होता है, डेटाबेस के डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इट मीन्स ये डीएमएल के डेटाबेस को क्या करेगा, डेटा को मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, जैसे इंसर्ट करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा और सिलेक्ट करेगा, तो ये सारे काम करता है। इसका डेफिनेशन क्या है, डीएमएल कमांड से डेटाबेस के रिकॉर्ड को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये डीबीएमएस का पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड अब मैं तुमको थोड़ा सा सिलेबस दिखा दूँ तो समझ में आ जाएगा कि अपन ने कितना पढ़ लिया है। देखो, तो ये डीएमएल मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो डीबीएमएस वाला पार्ट जो है इतना हमने कवर कर लिया है। एंड अब हम आगे जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो किसका होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको भी अच्छे से समझना जैसे अभी तक समझते आ रहे हो। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे पहले मतलब देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग का मैं सिंपल बोलूँ तो इंटरनेट के थ्रू क्या यूज़ करना, सर्विसेज यूज़ करना है। तो देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा एप्लीकेशन इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जाता है। जो देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डेटा और एप्लीकेशन किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जाता है बिना अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली स्टोर किए। ठीक है, मतलब डेटा और सॉफ्टवेयर किसी रिमोट सर्वर पर देखो जो हमारा डेटा होता है और सॉफ्टवेयर होता है वो किसी रिमोट सर्वर पर स्टोर होते हैं और हम उन्हें इंटरनेट से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इंटरनेट के थ्रू हम क्या करना, सर्विसेज यूज़ करना, वही हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। तो देखो क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल है जिसमें कंप्यूटिंग रिसोर्स जैसे सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया और सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू ऑन डिमांड प्रोवाइड की जाती है। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल होता है जिसमें कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया और आपकी सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू डिमांड में प्रोवाइड की जाती है, ऑन डिमांड प्रोवाइड की जाती है। और क्लाउड कौन कौन सी सर्विसेज हैं, एग्जांपल जैसे आपका ऑनलाइन स्टोरेज हो गया, ये गूगल ड्राइव के लिए। ठीक है, ऑनलाइन ईमेल ये जीमेल हो गया, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मतलब नेटफ्लिक्स। तो फीचर्स क्या हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंटरनेट बेस्ड एक्सेस देता है, स्केलेबिलिटी होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रिसोर्स शेयरिंग होता है। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है, हार्डवेयर डेटा जो होता है, डेटा एनीवेयर एक्सेस हो सकता है और हार्डवेयर कॉस्ट कम होती है, ऑटोमेटिक बैकअप हो जाता है और इजी स्केलेबल होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, तो इंटरनेट पर डिपेंड करता है, सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं और डेटा प्राइवेसी रिस्क होते हैं। तो डेटा के जो प्राइवेसी के रिस्क हैं वो होते हैं। अब आता है क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर बता। तो देखो क्लाउड जो होता है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर उन सब फिजिकल और वर्चुअल रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन होता है जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें
सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क और वर्चुअलाइजेशन टेक्निक इंक्लूड होते हैं। तो देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उन सब फिजिकल और वर्चुअल रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन होता है जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्क और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज इंक्लूड हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इट मीन्स क्लाउड का बैकबोन या फाउंडेशन। तो देखो क्लाउड सर्विसेज यहाँ पे सर्वर है, वर्चुअल डेस्कटॉप है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है और स्टोरेज एंड डेटा है। ठीक है, स्टोरेज एंड डेटा, यहाँ से ये लाइन पे गया, ये राउटर पे पहुँचा एंड ये प्रिंटर पे पहुँच गया। ठीक है, ये केबल से स्विचेस पे गया है, ये आपके घर पे आ गया। ठीक है, राउटर से भी आपके घर पे आ गया। ठीक, तो ये इंटरनेट है। ठीक है, क्लाउड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का डायग्राम है। ठीक है, ये किसका डायग्राम है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो डेफिनेशन क्या है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रिसोर्स मिलकर क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखो जो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंपोनेंट क्या है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के? सर्वर, तो डेटा प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। जो सर्वर होता है वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। डेटा फिर स्टोरेज, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। नेटवर्किंग, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। वर्चुअलाइजेशन, एक फिजिकल सर्वर को मल्टीपल वर्चुअल मशीन में डिवाइड करता है। ये क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन। मैनेजमेंट रिसोर्सेज, इट मीन्स रिसोर्सेज को मॉनिटर और कंट्रोल करना। तो देखो जो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है सर्वर। सर्वर क्या करता है? डेटा प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, स्टोरेज, स्टोरेज मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। नेटवर्किंग, इंटरनेट के थ्रू क्या करता है? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। वर्चुअलाइजेशन, एक फिजिकल सर्वर को मल्टीपल वर्चुअल मशीन में डिवाइड करता है। ठीक है, मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो पब्लिक क्लाउड, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। तो पब्लिक में क्या होता है? ये पब्लिक यूज़ के लिए पब्लिक क्लाउड अवेलेबल होता है। प्राइवेट यूज़ के लिए ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेट क्लाउड होता है। पब्लिक क्लाउड पब्लिक के लिए होता है, और जो हाइब्रिड होता है ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब आता है फीचर्स क्या है? तो फीचर्स हैं स्केलेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रिमोट एक्सेस होता है और रिसोर्स पूलिंग होता है। तो ये तुम्हारे क्या है? ये जितने 5 पॉइंट थे ये तुम्हारे किसके फीचर्स हैं? ठीक है, क्या है? फीचर्स। नाउ अब हम एडवांटेज देखेंगे तो हाई परफॉर्मेंस होती है, इजी मेंटेनेंस होता है, ऑटोमेटिक अपडेट होता है और डिजास्टर रिकवरी से सपोर्ट करता है। ठीक है, अब हमें समझना है कि क्लाउड सर्विसेज डेली मॉडल, तो क्लाउड सर्विसेज डिलीवरी मॉडल क्या है? तो यहाँ पर तीन क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विसेज को मेनली 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। आइस आस है, आस होता है IaaS, आस पास सास। तो आस पास सास इनको देखते हैं। तो आस इट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब इसमें क्या होता है? यूज़र को इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है? यूज़र को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आपका वर्चुअल सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गई और नेटवर्किंग हो गया। यूज़र खुद अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एक क्लाउड सर्विसेज मॉडल है जिसमें कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क ऑन डिमांड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखो जो आज से यहाँ पे आपको डेटा सेंटर मिल जाएगा, सर्वर मिल जाएंगे, वर्चुअलाइजेशन हो जाएंगे एंड नेटवर्क स्टोरेज मिल जाएंगे। देन आप अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इन सब का यूज़ करके। ठीक है, फीचर्स क्या है? वर्चुअल मशीन मिलती है, हाई स्केलेबिलिटी होता है, पे एज यू मॉडल। आप जो सा मॉडल यूज़ करोगे उसको आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया अमेजॉन EC2 इंस्टेंस और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ठीक है, फिर पास आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यहाँ पर पास में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपको डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म भी मिलता है। क्या मिलता है? डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। डेवलपर को सिर्फ क्या होता है कि अपना एप्लीकेशन डेवलप करनी होती है। क्या होता है? एप्लीकेशन डेवलप करनी होती है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या है डेफिनेशन क्या है? ये हमने गूगल से स्क्रीनशॉट उठाए हैं। तो पास एक क्लाउड मॉडल है जिसमें क्या होता है? तो पास क्या है? पास एक क्लाउड मॉडल है जिसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए रेडीमेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे देखो पास ये है, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, होस्टिंग मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, डेटाबेस मिल जाएंगे और नेटवर्क एक्सेस मिल जाएंगे। तो डेफिनेशन क्या कहता है? ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एक क्लाउड मॉडल होता है जिसमें आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए रेडीमेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। एंड रेडीमेड प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्टिंग मिल जाएगा भैया आपको, सिक्योरिटी मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, डेटाबेस मिल जाएगा और नेटवर्क एक्सेस मिल जाएगा, सारी चीज़ मिल जाती है।
फीचर्स क्या हैं, डेवलपमेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं, नो नीड टू मैनेज हार्डवेयर और इजी डेवलपमेंट होता है। एग्जांपल क्या है, गूगल ऐप इंजन और हीरोको, ठीक है, हीरोको। अब आता है सास। तो सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो यहाँ पर सास में रेडीमेड सॉफ्टवेयर इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यूज़र को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाता है। तो देखो जो सास है, सास में क्या होता है, यहाँ पे आपको ऐप सर्वर दिया जाता है, कोड्स दिए जाते हैं, पीसीज मिलते हैं, पीसीज कनेक्ट मोबाइल डेटा सर्वर्स एंड आप नेटवर्क से कनेक्ट करो एंड आप इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है सास क्या होता है। तो सास का डेफिनेशन क्या है, सास एक क्लाउड क्लाउड सर्विस मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फीचर्स क्या है, यहाँ पे नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है। ये क्या होता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, आपको पैसा लगता है जितना आप यूज़ करो। एग्जाम्पल जीमेल हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया। अब देखो डिफरेंस बिटवीन समझो, तो यहाँ पर डिफरेंस समझो आस पास सास में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो आस होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो पास होता है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और सास जो होता है वो रेडी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। और जो आस होता है वो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, पास क्या करता है, यूज़र सिर्फ ऐप डेवलप करता है, और सास क्या करता है, यूज़र सिर्फ यूज़ करता है। आस फ्लेक्सिबल होता है बट कॉम्प्लेक्स होता है, ये डेवलपर फ्रेंडली होता है, और ये ईजी टू यूज़ होता है। अब हमें पढ़ना है क्लाउड डेवलपमेंट के मॉडल्स, ठीक है। तो देखो अब तुमको पढ़ना है क्लाउड डेवलपमेंट। तो क्लाउड डेवलपमेंट क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल बताता है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए और कैसे अवेलेबल होता है। तो देखो इसमें 4 टाइप होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड, ठीक है। तो अब इनको पढ़ते हैं। तो पब्लिक क्या होता है, तो पब्लिक मतलब ये पब्लिक क्लाउड इंटरनेट के थ्रू सभी यूज़र के लिए अवेलेबल होता है। क्या होता है, जो पब्लिक क्लाउड होता है ये इंटरनेट के थ्रू सभी यूज़र्स के लिए अवेलेबल होता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर थर्ड पार्टी कंपनी मैनेज करती है। कौन मैनेज करता है, थर्ड पार्टी कंपनीज मैनेज करती है। तो देखो ये पब्लिक क्लाउड है और ये आपके थर्ड पार्टीज कंपनी हैं, ठीक है। अब इसके फीचर देख लो, पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, शेयर्ड रिसोर्स होते हैं, और हाई स्केलेबिलिटी होती है। क्या होता है, हाई स्केलेबिलिटी, ठीक है। अब आता है एग्जांपल। तो गूगल क्लाउड, अमेजोन वेब सर्विस, AWS एंड अमेजोन मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और अमेजोन वेब सर्विस, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है, ठीक है ना। अब देखो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। प्राइवेट क्लाउड ये होता है कि प्राइवेट क्लाउड सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड होता है, और इसमें सिक्योरिटी और कंट्रोल ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, सिक्योरिटी और कंट्रोल ज़्यादा होता है। जैसे प्राइवेट क्लाउड, तो देखो जैसे मैंने इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक प्राइवेट क्लाउड का यूज़र हूँ, ठीक है, मैं अपना खुद यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसके फीचर्स क्या होते हैं, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, हाई सिक्योरिटी होता है, बेटर कंट्रोल होता है, और कॉस्ट कंपैरेटिवली हाई होती है इसकी, ठीक है। तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो आपको भी कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो देखो क्लाउड यूज़ करोगे, तो अगर प्राइवेट क्लाउड यूज़ करते हो तो कॉस्ट कंपेरेटिवली हाई होता है, और बेटर कंट्रोल होता है, हाई सिक्योरिटी होता है, और सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड ये होता है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में शेयर होता है जो सिमिलर रिक्वायरमेंट रखते हैं, जैसे बैंक्स हो गया या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, तो उनके लिए कम्युनिटी क्लाउड यूज़ होता है। तो ये फीचर्स क्या होते हैं, शेयर्ड अमंग स्पेसिफिक ग्रुप्स, और कॉस्ट शेयर्ड, थोड़ा कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट शेयर्ड होता है, और सिक्योरिटी लेवल मॉडरेट होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड एक पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये सेंसिटिव डेटा प्राइवेट क्लाउड में होता है, और नॉर्मल डेटा आपका पब्लिक क्लाउड में होता है। जो आपका सेंसिटिव डेटा होगा वो आपके प्राइवेट क्लाउड में किया जाएगा, और जो आपका नॉर्मल डेटा होगा वो पब्लिक क्लाउड में स्टोर होता है। तो देखो यहाँ पे ये आपका हाइब्रिड क्लाउड है। हाइब्रिड क्लाउड एक आपका पब्लिक में चला गया, एक प्राइवेट में आ गया, और एक ट्रांजिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, देखो हाइब्रिड क्लाउड इज़ लाइक आपके दो पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होता है। जो आपका सेंसिटिव डेटा होगा वो प्राइवेट में जाता है, और जो नॉर्मल डेटा होगा वो पब्लिक में जाता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, तो फ्लेक्सिबल होता है, बैलेंस सिक्योरिटी होती है, और कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड होता है, और स्केलेबिलिटी बेटर होती है, ठीक है। अब आता है डिफरेंस टेबल। देखो पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड। तो देखो पब्लिक क्या है, देखो लाइन से बताऊंगा तो समझना कि पब्लिक मैं मार्क भी कर जाऊँगा। पब्लिक क्या होता है, सबके लिए ओपन होता है। ये प्राइवेट सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और कम्युनिटी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होता है। हाइब्रिड पब्लिक प्लस
पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। पब्लिक का लो कॉस्ट होता है, प्राइवेट का हाई कॉस्ट होता है, कम्युनिटी का शेयर्ड कॉस्ट होता है, इसका मॉडरेट कॉस्ट होता है, ठीक है। पब्लिक में लेस कंट्रोल होता है और प्राइवेट में फुल कंट्रोल होता है, कम्युनिटी में शेयर्ड कंट्रोल होता है, इसमें फ्लेक्सिबल कंट्रोल होता है। यहाँ पे हाई सिक्योरिटी होता है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी होता है, मॉडरेट स्केलेबिलिटी होता है और हाई स्केलेबिलिटी होता है। तो ये इसका डिफरेंस टेबल है। अब प्रोज और कॉन्स देखने, तो प्रोज मतलब क्या होता है, एडवांटेज। तो प्रोज मतलब यहाँ पे जो होता है ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब हार्डवेयर और मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है कम हो आई एम सॉरी। तो यहाँ पर जो कॉस्ट इफेक्टिव मतलब हार्डवेयर और मेंटेनेंस का खर्चा कम हो जाता है, बिकॉज पे एज यू यूज़ मॉडल। तो आप जितना जौन सा मॉडल या जितना यूज़ करोगे आपको उसी हिसाब से पे करना होता है। स्केलेबिलिटी क्या होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज ईजिली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। रिमोट एक्सेस मतलब डेटा और एप्लीकेशन कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। रिमोट बैकअप, ऑटोमेटिक बैकअप, सॉरी आँख से दिखना बंद हो गया, 2 बज रहा है रात का। ऑटोमेटिक बैकअप मतलब क्लाउड के जो प्रोवाइडर्स हैं वो रेगुलरली बैकअप और डिज़ास्टर रिकवरी प्रोवाइड करते हैं। अवेलेबिलिटी क्या होती है, हाई अवेलेबिलिटी रहती है, 24/7 अवेलेबल रहता है सर्वर्स पर। इजी मेंटेनेंस होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट और मेंटेनेंस प्रोवाइड करना हैंडल देखो सॉफ्टवेयर अपडेट और मेंटेनेंस प्रोवाइडर हैंडल करता है, ठीक है। और कौन से क्या है, तो डिसएडवांटेज बोला जाता है इनको। तो देखो इंटरनेट डिपेंडेंसीज, तो देखो क्लाउड सर्वर जो होता है देखो क्लाउड सर्विसेज यूज़ करने के लिए इंटरनेट जरूरी होता है। अगर इंटरनेट नहीं है तो तुम नहीं यूज़ कर पाओगे। सिक्योरिटी कंसर्न, डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है, हैकिंग का रिस्क हो सकता है, ठीक है। लिमिटेड कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा कंट्रोल यूज़र के पास नहीं होता। देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो किसके पास नहीं होता, यूज़र के पास नहीं होता। और डाउन टाइम रिस्क, इट मीन्स सर्वर फेलियर या मेंटेनेंस के टाइम सर्वर टेम्परली बंद हो सकता है, ठीक है। और डेटा प्राइवेसी, जो सेंसिटिव डेटा थर्ड पार्टी सर्वर पर स्टोर होता है। तो ये क्या है प्रोज एंड कॉन्स है। एंड लास्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूनिट नंबर 5 यहाँ पे ख़त्म होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक। एंड सो आई थिंक आपने पूरा वीडियो देखा एंड सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाइए एक्सेस करिए। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे जो जाइए एंड जो भी यूनिट आपको रिवीजन या पढ़नी है तो प्लीज़ जाके पढ़िए। एंड कंप्लीट वीडियो आपका एक वीडियो आएगा यूनिट नंबर 1 to 5 रिवीजन, जो कि 16 तारीख सुबह 9 बजे आएगा। तो प्लीज़ जाके चेक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।